हे गाइस, मैं हूं नाइटमेयर जंदास और आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ एफएम सिंथेसिस यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसाइजर यानी कि यामाहा DX7 के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से इन्वेंट हुआ था। साथ ही में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि 1980s की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, जब 80s का गाना निकला था, कभी भी कोई अगर आप 80s का गाना सुनेंगे, उसका म्यूज़िक सुनेंगे जो कि काफ़ी मतलब एक यूनिक साउंड इसलिए होता था क्योंकि मैं अगर कोई क्लासिकल गाना सुनता था तो मैं हमेशा सोचता था कि ये लोग का म्यूज़िक कैसे बनाया जाता था। तो 1980s के टाइम पे मतलब 1983 को यामाहा DX एक्चुअली में रिलीज हुआ था। और ये जब रिलीज हुआ था क्योंकि ये एक फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुली एक डिजिटल सिंथेसाइजर था जो कि हर तरफ फैल गया था उस टाइम, मतलब एक आंधी की तरह ये इतना मतलब सक्सेसफुल था उस टाइम। लेकिन इसका अगर इन्वेंशन बोलूँगा तो 1967 को जॉन चावलिंग ने किया था, डिस्कवर किया था 32 एल्गोरिदम, यानी कि उसने ये डिस्कवर किया था कि एफएम सिंथेसिस यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस यानी कि फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करना। अगर मैं यामाहा DX7 की बात करूँगा तो वहाँ पर 6 ऑपरेटर था साइन वेव के साथ और 32 एल्गोरिदम था, और जितना भी जो साउंड मॉड्यूलेट होता था साइन वेव से होता था और एल्गोरिदम से चेंज कर सकते थे। तो आपको लोगों को पता होगा कि कोई भी जो वाइब्रेशन साउंड निकलता है, कोई भी अगर वाइब्रेशन होता है तो एयर में उसका साउंड निकालता है और वो डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म का होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे, जिससे हम लोग साउंड सुनते हैं। तो अगर मैं एफएम सिंथेसिस की बात करूँगा तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करता है कि डिफरेंटली साउंड को मॉड्यूलेट करता है। किस तरह अगर शुरू में अगर वो साइन वेव है तो बाद में उसका साइन वेव का पिच चेंज होना है, क्योंकि एफएम सिंथेसिस इस तरह से काम करता है कि दो ऑसिलेटर अपना पिच को काफ़ी फास्टली मॉड्यूलेट करता है, चेंज करता है, जिससे यूनिक टाइप का साउंड निकल के आता है। इसलिए उसको एफएम सिंथेसिस यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसाइजर बोला जाता है। इमेजिन करके देखिए एक वायलिन की जब वो मतलब किसी चीज़ से मतलब हम लोग उसको यूज़ करते हो या फिर वो साउंड निकालता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालता है क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वाइब्रेशन करता है। ओके, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पुराना टाइप का पुराना सब्ट्रैक्टिव सिंथेसाइजर की बात करूंगा तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म होता था जिसको सब्ट्रैक्ट करके यानी कि कई सारा फिल्टर की मदद से साउंड निकाला जाता था, जिसको सब्ट्रैक्टिव सिंथेसाइजर बोला जाता था। अगर आप लोग को सिंथेसाइजर का डिटेल नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया है टाइप्स ऑफ सिंथेसाइजर, आप उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है ना। और एफएम सिंथेसिस का अगर मैं बात करूंगा तो यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिंथेसिस, इसमें क्या होता था कि कॉम्प्लेक्स को वेव नहीं होता था, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता था, सिंपली मॉड्यूलेट करना पड़ता था एल्गोरिदम से और डिफरेंट डिफरेंट तरह का साउंड निकल के आता था, जैसे होता साइन वेव से। ओके, DX7 जो था यामाहा DX7, ये समझ लीजिए इसका आप लोग प्रीसेट को या फिर समझ लीजिए कि जो आप लोग साउंड को बनाए या तो इंटरनल या तो रैम में स्टोर कर सकते थे या फिर आउटर एक्सटर्नल समझ लीजिए एक तरह का मेमोरी कार्ड में स्टोर कर सकते थे। ओके, तो जॉन चावलिंग ने जब इसको डिस्कवर किया था उसके बाद इसमें कई सारे एक्सपेरिमेंट किया गया क्योंकि इसका लाइसेंस उसने यामाहा को सेल कर दिया था, और यामाहा ने जाहिर सी बात है इसका काफ़ी सारा सिंथेसाइजर निकाला था जो कि 1983 को एक्चुअली में रिलीज हुआ था। और अगर मैं आप लोग को बताऊँगा कि My musical training was the key to my discovery. It was not an engineering discovery or a mathematical discovery. It was altogether an ear discovery. In the autumn of 1967, while experimenting with two oscillators, one producing a vibrato in the second. So basically it's infrasonic FM. Only I didn't call it FM, it was just vibrato. As I increased the vibrato depth and at sub-audio rates, then I could track the instantaneous frequency as long as the rate was not too great. I increased the depth and the rate to the point where I could no longer track the instantaneous frequency, and then realized I was hearing just this complex tone. I decided to increase both of these values around to carry this average frequency 200 hertz from maybe the vibrato depth 200 hertz, so that would be from 0 to 400. This was a linear system, of course. And then increasing the rate. Well, so one tries even numbers like 200 hertz. I'll try 50, then 100, and 200. And then I thought, you know, what I'm hearing is a complex tone that seems to be made of harmonics. That's what my ear was telling me. I put an envelope on the amplitude of the modulating wave. And of course I knew that with zero amplitude I just get a sinusoid, and of course then I heard this
dynamic spectrum. And my ear grabbed that and understood immediately what was going on. Although I didn't know the process, I knew that I heard that what I was producing was something like a filter being swept over a complex wave. The obvious thing then, well, let's see if this transposes. So I tried the same thing at 400 hertz, maintaining the ratios, then at 100 hertz, and then realized that there was something important here. Brass tones had not been successfully simulated. And I thought, well, if I use a trumpet envelope in a similar way as the modulation index, that would meet the criteria that Jean-Claude had spec'd in his simulations using 10 or 15 oscillators. Then I had produced these pretty believable trumpet-like, brass-like tones. And it transposed. So I put things down an octave and slowed up the attack portion, and those were big brasses. Put it down, and then there were big tuba-like tones. So I realized I've sort of made a breakthrough, because this was a category of tones that was very difficult to produce. So here I had these two oscillators using the same envelope, just changing the time constants a little bit. I had this whole family of brass-like instruments. And I knew then that there was some importance in this discovery beyond my interest in using it in composition. समझ लीजिए कि एक ये इसलिए इतना सक्सेसफुल हुआ था क्योंकि जो ये DX10 था, सॉरी DX7, मेरा हर बार मुंह से DX10 निकल जाता है क्योंकि मेरा यूज़ करते रहा तो मैं DX10 सिंथेसाइजर इसलिए, ठीक है ना। DX7 जो था यानी कि Yamaha DX7, ये सक्सेसफुल एक और कारण से इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें समझ लीजिए कि आप लोग साउंड को प्रोग्राम कर सकते थे खुद से, यानी कि जैसे बात है साइन वेव है, एल्गोरिदम है, तो खुद से उन लोग का पिच को चेंज करके, एल्गोरिदम चेंज करके, ADSR को चेंज करके आप लोग डिफरेंट साउंड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कहूँगा कि लेजेंड ऑफ सिंथेसाइजर जो कि जॉन चावलिंग ने 1967 को रिलीज़ किया था, यानी कि Yamaha DX7, तो अगर आप लोग इसको यूज़ नहीं किया तो ज़रूर इसको यूज़ करके देखिए। डिस्क्रिप्शन में नहीं कहूँगा, मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया BVST का, और Yamaha का भी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ आप लोग चेक कर लीजिए कि किस तरह से काम करता है। क्योंकि आप लोग कोई भी DAW में जो सिंथेसाइजर यूज़ करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ कमी रहे, एल्गोरिदम ना रहे, या FM ना रहे, या सिर्फ सब्ट्रैक्टिव रहे या एडिटिव रहे, लेकिन वो लोग यूनिक साउंड नहीं निकाल सकता है ना। क्विकली तो बिल्कुल नहीं निकाल सकता, आप लोग का काफ़ी टाइम लेगा। लेकिन Yamaha DX7 जो था, इसमें क्विकली बहुत ज़्यादा जल्दी साउंड निकालता था। और ये इसलिए एक और कारण से सक्सेसफुल इसलिए हुआ था क्योंकि डिजिटली रियल इंस्ट्रूमेंट का आवाज़ निकालता था, जैसे मालेट, ब्रास या स्ट्रिंग्स या फ्लूट हो गया या वायलिन हो गया। और सो एनी मोर क्वेश्चन लेट मी नो। ये Yamaha का सीरीज़ का वीडियो था, VST सीरीज़ का वीडियो था। और मैं अगर आप लोग सोचेंगे Yamaha का अगर आप लोग को इसका VST चाहिए तो इसका भी ऊपर वीडियो बन चुका है, पैचेस चाहिए तो इसके ऊपर वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए। तो और कोई सवाल लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।